क्या वाकई अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर एतमाद कर सकते हैं? असल इम्तिहान अब शुरू होगा। अगर अगले 60 दिनों में दोनों ममालिक वाकई एतमाद साजी की इक़दाम करते हैं, मशरिक़ी वस्ता एक बड़े बहरान से बच जाए। पूरी दुनिया की जो नजरें हैं 60 दिनों पर हैं। 60 दिनों बाद आगे क्या होने जा रहा है। जेडी विंस की तरफ से भी एक बड़ा खूबसूरत पैगाम आता है। वो कहते हैं जी दो लोग मेरे लिए बड़े खास हैं। एक उसने कहा जी मेरी वाइफ, और दूसरा उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में मेरा बेहतरीन दोस्त मौजूद है जिसका नाम है फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर। और उन्होंने ये भी कहा कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर पाकिस्तान में मौजूद तमाम लोगों में सबसे बेहतर सफारतकार के तौर पर सामने आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। आज का व्लॉग बड़ा अहम होने वाला है। ज़रा आप सोचिए, अगर एक ऐसी जंग शुरू हो जाती जिसकी लपेट में सिर्फ मशरिक़ी वस्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया आ जाती, तेल की कीमतें आसमान को छूने लगती, आलमी मईशत हिल जाती और दुनिया एक नई आलमी बहरान में दाखिल हो जाती। पिछले कई महीनों से दुनिया इसी खौफ में मुब्तला थी कि आगे क्या होगा, क्योंकि एक तरफ अमेरिका था जिसे दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कहा जाता है, और दूसरी तरफ ईरान था जो मुसलसल ये पैगाम दे रहा था कि अगर उस पर दबाव बढ़ाया गया तो वो खामोश नहीं बैठेगा। दूसरी तरफ लबनान में कशीदगी भी बढ़ रही थी। ईरान के हमायत याफ्ता ग्रुप मुतहरिक थे। इसराइल खित्ते में कार्रवाइयाँ कर रहा था और ट्रंप के कहने पर भी बाज नहीं आ रहा था। मतलब इसराइल को जितनी बार भी कहा गया वो नहीं बाज आ रहा सी। और सबसे बड़ा खतरा आबनाए हुर्मुज़ का था, वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया के तकरीबन 20% तेल की जो सप्लाई है वो होती है। और दुनिया को डर था कि अगर ईरान ने ये रास्ता बंद कर दिया तो सिर्फ मशरिक़ वस्ता नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप, चीन, जापान सब इससे मुतासिर होंगे। लेकिन फिर अचानक दुनिया ने एक हैरान कुन खबर सुनी। वो खबर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन आपने लाजमी दबा देना। तो खबर ये सुनी कि स्विट्जरलैंड के पुरसकून और खूबसूरत मुकाम पर जिसे बर्गन कहा जाता है, उसमें अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठ गए। और इन सब में सबसे हैरान कुन बात क्या थी, इन मुज़ाकरात की सालसी पाकिस्तान कर रहा था। वो पाकिस्तान जिसे अक्सर आलमी ताकतों के खेल में नज़रअंदाज किया जाता था, अब वो बड़ी ताकतें सिर्फ पाकिस्तान पर इन्हिसार कर रही थी। लेकिन इस बार पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान जैसे दुश्मन ममालिक के दरमियान पुल बनकर सामने आया, जिसमें आज पूरी दुनिया फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को दुआएं दे रही है। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये वो मुज़ाकरात थे जिन्हें कई लोग मशरिक़ी वस्ता की तकदीर बदलने वाली सफारतकारी करार दे रहे थे। और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को एक नया नाम मिला। वो नाम था सफारतकारी का बादशाह। इस कहानी का आगाज दरअसल कई हफ्तों पहले हो चुका था। इस्लामाबाद में खामोशी से सफारती राब्ते शुरू हुए। पाकिस्तान ने अलग अलग अमेरिका और ईरान से बातचीत की। कई खुफिया मुलाकातें भी हुई, क्योंकि सब कुछ मीडिया को बताना जरूरी नहीं होता। मीडिया कभी कभी कहीं की खबर उठाकर कहीं कर देता है या कुछ और फजूलियात भी बोल देता है। कई पैगामात एक दूसरे तक पहुंचाए गए और फिर एक ऐसा लम्हा आया जब दोनों ममालिक इस बात पर आमादा हो गए कि वो बराह रास्त मुज़ाकरात करने को तैयार हो चुके हैं। इसी मकसद के लिए इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त जो यानी MOU से कहा जाता है वो तैयार की गई। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की जानिब से बनाया गया ये एक ऐसा सफारती फ्रेमवर्क था जिसने दोनों ममालिक को एक मेज पर लाने पर मजबूर कर दिया, या समझ लें आपके वो बुनियाद रखी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बतौर सालिस इस दस्तावेजात पर दस्तखत किए, जबकि कतर ने भी इस अमल में मुकम्मल हमायत फराहम की। फिर फैसला हुआ कि जी हतमी मुज़ाकरात स्विट्जरलैंड में होंगे, यानी बर्गनस्टॉक में होंगे। स्विट्जरलैंड का एक पुरसकून पहाड़ी मुकाम जहां आमतौर पर दुनिया के अमीर तरीन लोग अपनी छुट्टियां गुजारने जाते हैं। उन्होंने सोचा जी ठंडे मुकाम पे पावांगे, अगले भी ठंडे रहेंगे, टेम्परेचर लो होना चाहिए ना, ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बार यही जगह आलमी सियासत का मरकज बन चुकी थी। इतवार के रोज बंद कमरा मुज़ाकरात शुरू हुए। अमरीकी वफ्द की क़यादत में जेडी विंस कर रहे थे, जबकि ईरानी वफ्द की क़यादत मोहम्मद बाकर के हाथ में थी। कमरे के अंदर एक लम्हे के लिए माहौल वैसे सुनने में आया था कि इंतहाई कशीदा भी हुआ, क्योंकि दोनों ममालिक बरसों से एक दूसरे को दुश्मन समझते आए हैं। ईरान अमेरिका पर पाबंदियों, धमकियों और खित्ते में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाता था, जबकि अमेरिका ईरान पर जौहरी हथियार बनाने की कोशिश और खित्ते में अपनी हमायत याफ्ता जो ग्रुप्स हैं उनके जरिए अदम इस्तेकाम फैलाने का इल्ज़ाम लगाता था। लेकिन जैसे मुज़ाकरात शुरू हुए थे तो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को सख्त धमकी दे दी। उन्होंने कहा जी कि अगर ईरान ने लबनान में अपनी हमायत याफ्ता ग्रुप्स को ना रोका
تو امریکہ سخت رد عمل دے گا. یہ بیان پوری دنیا میں وائرل ہو گیا اچانک سے کہ ایک طرف مذاکرات ہو رہی ہیں, کیسا اسٹیٹمنٹ آ گیا, کیونکہ مذاکرات جاری تھے اور دوسری طرف دھمکیاں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. اب ایسا لگ رہا تھا سب کو کہ جیسے کسی بھی لمحے جو ہے یہ بات چیت ناکام ہو سکتی ہے. لیکن پھر ایران نے بھی فوراً جواب دیا. ایرانی جو چیف ہے مذاکرات جو کر رہے تھے, یعنی ایرانی چیف مذاکرات کار محمد باقر نے کہا کہ تہران ہر ممکن رد عمل کے لیے تیار ہے اور واشنگٹن کو محتاط رہنا چاہیے. تقریباً 80 منٹ بعد, تقریباً 80 منٹس بعد مذاکرات میں مختصر سا وقفہ لیا گیا. اس دوران دنیا کے جو میڈیا چینلز ہیں وہ یہی سوال پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ مذاکرات ناکام تو نہیں ہو جائیں گے, لیکن پس پردہ کچھ اور ہو رہا تھا. پاکستان کے بہترین دماغ مسلسل دونوں فریقوں کے درمیان رابطہ برقرار رکھے ہوئے تھے. اسی دوران کئی حساس معاملات پر تفصیلی گفتگو بھی ہوئی. سب سے اہم موضوع ایران کا جوہری پروگرام تھا. امریکہ کا موقف واضح تھا, وہ چاہتا تھا کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل نہ کرے, جبکہ ایران کا سٹیٹمنٹ کچھ اور تھا. ایران یہ کہتا تھا کہ اس کا جوہری پروگرام صرف پرامن مقاصد کے لیے ہے, اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اسی مسئلے پر دونوں ممالک برسوں سے آمنے سامنے بھی رہے ہیں, ساری دنیا جانتی ہے. لیکن برگن اسٹاک میں پہلی بار ایسا محسوس ہوا کہ دونوں فریق کم از کم بات چیت جاری رکھنے پر آمادہ تو ہو چکے ہیں. اور اس کے علاوہ آبنۂ ہرمز پر بھی بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی, کیونکہ آبنۂ ہرمز کے بارے میں آپ کو بتایا ساری دنیا جانتی ہے, بڑی مین جگہ ہے. امریکہ چاہتا تھا کہ ایران اس اہم بحری راستے کو کھلا رکھنے کی ضمانت دے تاکہ عالمی تجارت متاثر نہ ہو, کیونکہ اگر آبنۂ ہرمز بند ہو جاتی تو دنیا بھر میں تیل کی جو ڈیمانڈ ہے وہ شدت اختیار کر سکتی تھی, اس کا بحران آ سکتا تھا. لیکن لبنان کی صورتحال بھی مذاکرات کا اہم حصہ تھی. امریکہ اور اس کے اتحادی چاہتے تھے کہ جنوبی لبنان میں کشیدگی کم ہو اور جنگ بندی برقرار رہے. اسی مقصد کے لیے ایک ڈی کنفلیکشن سیل قائم کرنے کی جو ہے وہ تجویز سامنے آئی. یہ ایک ایسا مشترکہ نظام ہوگا جس میں امریکہ, ایران, لبنان, پاکستان, قطر شامل ہوں گے, تاکہ کسی بھی ممکنہ تصادم کو فوری طور پہ روکا جا سکے اگر کوئی بھی کسی وقت پیدا ہوتا ہے. پھر کئی گھنٹوں کی بات چیت کے بعد وہ لمحہ آیا جس نے دنیا کو حیران کر دیا. امریکہ اور ایران نے 60 روز کے اندر ایک حتمی امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے مشترکہ ایک روڈ میپ پر اتفاق کر لیا. یہ صرف ایک بیان نہیں تھا, بلکہ یہ ایک بہت بڑا سفارتی بریک تھرو تھا. معاہدے کے مطابق ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائی جائے گی اور جو پورے مذاکراتی عمل کی نگرانی کرے گی. اس کے ساتھ مختلف ورکنگ گروپ بھی قائم کیے جائیں گے جو جوہری پروگرام, جو ان کا ایران کا جوہری پروگرام ہے, پابندیاں, نگرانی اور تنازعات کے حل جیسے معاملات پر کام کریں گے. لیکن سب سے دلچسپ اعلان یہ تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست رابطے کا خصوصی چینل قائم کیا جائے گا. یعنی اگر کوئی کشیدگی پیدا ہوتی ہے تو دونوں ممالک فوری طور پر ایک دوسرے سے رابطہ کر سکیں گے تاکہ صورتحال جنگ تک نہ پہنچ سکے. اس تمام چیزوں کا, اس پلیٹ فارم کا بنانے کا مقصد یہی ہے. یہ قدم اس لیے بھی بڑا اہم سمجھا جا رہا ہے کہ ماضی میں کئی بار غلط فہمیوں نے دونوں ممالک کو جنگ کے قریب پہنچا دیا تھا. پھر ایرانی وزیر خارجہ کا بیان سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ثالثی نے لبنان جنگ کے خاتمے کی جانب بڑی پیش رفت ممکن بنائی ہے. انہوں نے یہ بھی عندیہ دیا کہ ایران پر عائد بعض پابندیاں نرم کی جا سکتی ہیں, اور یہ بھی کہا گیا تیل اور جو پیٹرول کیمیکل مصنوعات ہیں ان کی برآمدات جو ہے وہ بحال کر دیتے ہیں. وہ ہو بھی گئی, اور ایران کے منجمد اثاثوں تک جو ہے نا وہ رسائی بھی ممکن ہو گئی. یہ بھی اگلا اعلان آ گیا. لیکن سب سے بڑی خبر ابھی باقی تھی. معاہدے کے تحت اگر حتمی سمجھوتا ہو جاتا ہے تو ایران کی تعمیر نو اور ترقی کے لیے $300 ارب کے ایک بڑے فنڈز پر بھی کام کیا جائے گا. یہ بہت بڑی خبر ہے. یہ رقم خطے کے مختلف ممالک اور عالمی شراکت داروں کے تعاون سے فراہم کی جائے گی, یہ بھی کہا گیا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایران کی معیشت جو برسوں سے پابندیوں کی وجہ سے شدید دباؤ کا شکار رہی وہ دوبارہ بحال ہو سکتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی امریکہ اور ایران ایک دوسرے پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. یہی وہ سوال ہے جو پوری دنیا پوچھ رہی تھی. پورا میڈیا چینل اسی پر اپنی نظریں جمائے بیٹھا ہوا تھا, کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان دشمنی نئی نہیں ہے. یہ تنازع کئی دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے, آپ سب لوگ جانتے ہیں. ایران بار بار کہتا رہا کہ امریکہ خطے میں اپنی طاقت قائم رکھنا چاہتا ہے, جبکہ امریکہ سمجھتا ہے کہ ایران مشرقی وسطی میں یعنی خلیجی ممالک میں بھی اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے خطرناک حکمت عملی اختیار کر رہا ہے. اسی لیے بہت سے لوگوں کا, کچھ ایسے کہہ لیں آپ, کوئی ماہرین ہیں, معاشی ماہرین ہیں, ان کا بھی یہ خیال ہے
कि ये मुआहिदा सिर्फ पहला कदम है, असल इम्तिहान अब शुरू होगा। अगर अगले 60 दिनों में दोनों ममालिक वाकई एतमाद साजी के इक़दाम करते हैं तो शायद मशरिक़ी वस्ता एक बड़े बहरान से बच जाए। अच्छा जी, इस पूरी कहानी में पाकिस्तान और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का जो किरदार है वो ख़ास तौर पर तवज्जो हासिल कर रहा है, क्योंकि बरसों बाद पाकिस्तान एक ऐसे आलमी सफारती अमल में मरकजी हैसियत इख्तियार करता नजर आया जहां अमेरिका और ईरान जैसे ममालिक इसकी सालसी कबूल कर रहे हैं, और ये सारी कोशिशें फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की जानिब से बरकरार रहीं, लगातार दिन रात कोशिश उनकी तरफ से जारी रही। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सफारती मौका भी है और इम्तिहान भी है। अगर ये अमल कामयाब होता है तो पाकिस्तान का आलमी मुकाम पर पूरी दुनिया में मजीद जो है ना, उसका जो मुकाम है, जो उसका जो स्टैंडर्ड है, मजबूत हो सकता है। अब पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो अगले 60 दिनों पर हैं कि जी 60 दिनों बाद आगे क्या होने जा रहा है या क्या होगा। ये बड़ी अहम बात है, हर कोई अब इसी को सोच रहा है कि आइंदा आने वाले वक्त में क्या होगा। अब वहीं पे जेडी विंस की तरफ से भी एक बड़ा खूबसूरत पैगाम आता है जब ये सारी मीटिंग चल रही होती है, वहां पर सब लोग एक दूसरे को मिल रहे होते हैं। वो कहते हैं जी 2 लोग मेरे लिए बड़े खास हैं। एक उसने कहा जी मेरी वाइफ जो कि इंडियन है, मतलब उन्होंने बोला कि जी एक इंडिया में बहुत खास शख्स मौजूद है और एक पाकिस्तान में। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने करोड़ों की आबादी में एक शख्स को अगर गिना जा रहा है, चुना जा रहा है, और उन लोगों की तरफ से चुना जा रहा है जो अपने आप को सुपर पावर समझते हैं, जो क्या समझते हैं कि जी उनकी वजह से ही होता है जो कुछ होता है। आज वो इन्हिसार पाकिस्तान पे करे, तो वो 2 लोगों का जिक्र किसका था? वो पहला जिक्र था जी जेडी विंस ने कहा जी वो है मेरी बीवी जो कि इंडियन है, हिंदुस्तानी है, और दूसरा उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में मेरा बेहतरीन दोस्त मौजूद है जिसका नाम है फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर। और उन्होंने ये भी कहा कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर पाकिस्तान में मौजूद तमाम लोगों में सबसे बेहतर सफारतकार के तौर पर सामने आए हैं। ये गवाही है इस बात की कि वो शख्स जो पाकिस्तान का सिपह सलार है, जो पाकिस्तान की जो हदें हैं, जो सरहदें हैं, जिनकी हिफाजत करना जानता है, समझता है कि मैंने किस वक्त क्या फैसला लेना है। आज अमेरिका उस शख्स के स्टेटमेंट पे उसी शख्स की हाँ में शामिल है कि जी जब ये जो कहेगा ना हम वो करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में रहने वाले जितने लोग हैं और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जितने लोग हैं, चाहे वो अमेरिका में है, वो यूरोप में है, वो कनाडा में, वो किसी भी मुल्क में मौजूद है, आपको फख्र महसूस करना चाहिए इस वक्त कि आप ये कह सकते हैं कि हम वो पाकिस्तानी हैं कि जिन्होंने दुनिया को तबाही से बचा लिया। और ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं। अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान को हमेशा सुरखरू रखे और ता क़यामत पाकिस्तान को कायम दायम रखे। हमारी ये दुआ है, और हमारी ये दुआ ये भी है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की भाग दौड़ उन्हीं लोगों के हाथों में रखे जो पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ बड़ा बेहतर अच्छा सोचते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में अमन कायम करने के लिए और रखने के लिए अपनी भरपूर कोशिशें करते हैं। अगर उसमें देखा जाए इस वक्त मौजूदा दौर में, अगर हम अपनी होश में अगर बात करें और हम देखें कि पाकिस्तान ने तारीख रकम की है, और पाकिस्तान के मुतालिक पाकिस्तान में अगर किसी का जिक्र होना चाहिए या पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी मर्द मुजाहिद का या मर्द आहन का जिक्र होना चाहिए, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मर्द आहन, तो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर। ये बड़ी खुली सी बात है, बड़ी साफ सी बात है, किसी को बुरी लगे तो मैंने नहीं पता, लेकिन जो सच्चाई है उससे मुंह नहीं हम मोड़ सकते। वीडियो पसंद आए तो आपने लाजमी इसको शेयर करना है ताकि लोगों तक ये बात जा सके कि इस इकदाम से कितना बेनिफिट पूरी दुनिया में होने वाला है। इस इकदाम से यानी जो मुज़ाकरात फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने अपने कामयाब सफारतकारी के जरिए करवाए हैं, उससे ईरान को कितना बेनिफिट हुआ है, अरबों रुपया उनके खाते में आएगा। आपने हुर्मुज़ खुल गया, पेट्रोल की कीमतें नीचे गिर गई, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें गिर गई, ये बहुत बड़ी बात। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा, और अगली वीडियो तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी को इजाज़त दीजिए। हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।